हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का सेकंड चैप्टर के नोट्स, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। मैं आप लोगों से सॉरी मांगती हूँ क्योंकि बीच में मैं वीडियोस नहीं आपको दे पाई, नोट्स नहीं दे पाई मैं आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो इसलिए उसके लिए आप लोग प्लीज़ माफ़ करिए मेरे को, मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ उसके लिए। तो आज हम देखेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के नोट्स, सामाजिक परिवर्तन का युग। और जिन बच्चों को भी इन परीक्षाओं में से रिलेटिव किसी को भी अगर कुछ भी नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये नोट्स आप लोगों को आने वाली आगामी परीक्षाओं में हेल्प करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ इनको नोट करिए अच्छे से। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम जैसे काम की लंबी अवधि, कम मजदूरी, बेरोजगारी, आवास की कमी, साफ सफाई की व्यवस्था ने लोगों को इस पर सोचने को विवश कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने में 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ: उदारवादी, रूढ़िवादी, परिवर्तनवादी। पहला देखेंगे हम उदारवादी। उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उदारवादियों के मुख्य विचार: अनियंत्रित सत्ता के विरोधी, सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर, प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार के पक्ष में। सेकंड है रूढ़िवादी। यह एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर कार्य करती है। रूढ़िवादी के मुख्य विचार: उदारवादियों और परिवर्तनवादियों का विरोध। सेकंड है अतीत का सम्मान, और थर्ड है बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। थर्ड अब देखेंगे हम परिवर्तनवादी। ऐसी विचारधारा जो क्रांतिकारी रूप से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहता है। परिवर्तनवादियों के मुख्य विचार क्या हैं, इनको देखेंगे हम। पहला है बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर थे। बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध। थर्ड है संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध, लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं। फोर्थ है महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन। अब हम देखेंगे समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी है और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है। समाजवादियों के मुख्य विचार क्या हैं, इनको देखते हैं। फर्स्ट है निजी संपत्ति का विरोध। सेकंड है सामूहिक समुदायों की रचना, यानी कि रॉबर्ट ओवन के द्वारा। थर्ड है सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा, लुई ब्लॉक के द्वारा। फोर्थ है सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। आप लोग प्लीज़ इनको अच्छे से समझिए, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, प्री में आते हैं। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में लगा दिया। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे, मजदूरी बहुत कम मिलती थी। बेरोजगारी उस समय की आम समस्या थी, यानी कि काम ज़्यादा घंटे और पैसे कम, जो उसकी मजदूरी होती थी वो कम मिलती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल
दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। यूरोप में समाजवाद का आना, इसको देखेंगे यहाँ पर। ये आप लोगों को मेंस में बहुत अच्छे पॉइंट बन सकते हैं अगर आप लोगों इनको अच्छे से नोट करके समझेंगे, लिखेंगे, तो ये आप लोगों को मेंस में बहुत हेल्पफुल होगा। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वह संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। सेकंड है पॉइंट है यहाँ पर। इसलिए उनका कहना है कि अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत अलग किस्म का समाज बनाना पड़ेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। अब यहाँ पर हम जानेंगे समाजवाद के लिए समर्थन क्या था, ये सब देखेंगे। 1870 यानी कि 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। सेकंड है, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक अपनी अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया। यानी कि पहले ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों द्वारा और सेकंड आपका फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किया गया। अब यहाँ पर हम रूसी क्रांति के बारे में देखेंगे। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। यानी कि फरवरी से अक्टूबर तक रूसी समाज 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। मॉस्को के आसपास पढ़ने वाले छात्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। रूसी समाज की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे रूसी समाज की हम इकोनॉमी जानेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस का लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी, यानी कि 85%। कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, जहां काम की दशाएं बेहद खराब थीं। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून यानी कि मीर परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। रूस में एक निरंकुश राजशाही था। 1904 ईस्वी में जरूरी चीज़ों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 यानी कि 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया। यहाँ पे पॉइंट आप अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि इस तरह की लाइन सेंटेंस में आती है क्वेश्चंस में। यह एक रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी थी। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था
उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे खूनी रविवार। इसी दौरान पादरी गोपॉन के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। अगर कभी खूनी रविवार के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप इस वाली जानकारी को अच्छे से नोट करके रखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से शुरू हुई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगी, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों में संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर ली। जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन पर सहमत हुआ। मात्र 75 दिनों के भीतर पहली ड्यूमा यानी कि 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा को उसने बर्दाश्त कर दिया। तीसरे ड्यूमा में उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया ताकि उसकी शक्तियों पर अंकुश ना लगे। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया जो 1918 तक चला। इसमें 2 खेमों केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और मिस्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन व रूस के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसका असर लगभग पूरे विश्व पर पड़ा। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। ये आप अच्छे से नोट करेंगे यहाँ पर। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जनता का समर्थन कम होने लगा। लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था, यानी कि जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो जर्मन का नाम था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों, इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। यानी जब फसलें और इमारतों का जब विनाश होगा तो फिर तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है। फरवरी क्रांति के बारे में जानते हैं। यहाँ पर फरवरी क्रांति के कारण क्या क्या थे उनको देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को लंबा खींचना, सेकंड है रासपुतीन का प्रभाव, थर्ड है सैनिकों का मनोबल गिरना, फोर्थ है शरणार्थियों की समस्या, फिफ्थ है आपका खाद्यान्न की कमी, उद्योगों का बंद होना, सिक्स्थ है असंख्य रूसी सैनिकों की मौत। फरवरी क्रांति की घटनाएं क्या क्या हैं आप यहाँ पर इनको देखिए, ये नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस तरह के ऑप्शन आते हैं और डाइवर्ट होकर कभी कुछ और दे दिया जाता है वहाँ पर और नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट है 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी, सेकंड है 50 अन्य फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल, थर्ड है हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव, फोर्थ है राजा द्वारा कर्फ्यू लगाना,
5th है 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त करना। 6th है 20 यानी कि 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। 7th है यहाँ पर आपका सिपाही एवं मजदूरों का संगठन सोवियत का गठन। 8th है 2 मार्च सैनिक कमांडर की सलाह पर जार का गद्दी छोड़ना। फरवरी क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुए? रूस में जारशाही का अंत यानी कि जारशाही का अंत हो गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव। और 3rd है अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं की शिरकत। अब यहाँ पे अप्रैल थीसिस के बारे में देखेंगे। महान बोल्शेविक नेता लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौटे। उन्होंने 3 मांगे कि जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा जाता है। अगर कभी पूछा जाए अप्रैल थीसिस के बारे में तो यहाँ पर आप ये बताएंगे कि बोल्शेविक नेता जो लेनिन अप्रैल 1917 में रूस आए मतलब लौटे थे, उन्होंने 3 मांगे रखी थी, तो उनकी मांगों को ही अप्रैल थीसिस कहा जाता है। युद्ध की समाप्ति। और 2nd था सारी ज़मीनें किसानों के हवाले कर दी जाए। और 3rd था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यहाँ पे अब हम देखेंगे अक्टूबर क्रांति। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। यानी कि राजशाही पतन और अक्टूबर की मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट लाइन में आप लोगों को समझाया गया है यहाँ पर, तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से नोट करिए ताकि कभी डाइवर्ट होकर अगर लाइन पूछी जाती है, ऑप्शन दिया जाता है, तो आप लोग उसको अच्छे से टिक कर सकते हैं। 24 अक्टूबर 1917 का विद्रोह शुरू हो गया और शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राद शहर बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ गया। इस तरह अक्टूबर क्रांति पूर्ण हुई। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदला, यहाँ पर इसको हम देखेंगे। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप मेंस के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पॉइंट बहुत शॉर्ट दिए गए हैं आप लोगों को। निजी संपत्ति का खात्मा, बैंकों एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित करना। 4th है अभिजातीय वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक। 5th है रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। 6th है जीवन के हर एक क्षेत्र में सेंसरशिप लागू। और 7th है गृह युद्ध का आरंभ। अब यहाँ पर हम गृह युद्ध के बारे में जानेंगे क्योंकि जो इस तरह के पॉइंट होते हैं आप लोग यहाँ पर नोट्स में आप लोगों को इतना मिलेगा, लेकिन जब अगर आप लोग बुक में अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बुक में आप लोग अगर यहाँ पे इन पॉइंट का हेडिंग डालेंगे और उसके आगे एक्सप्लेन करके अगर 2-3 लाइन लिखोगे तो वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। ये आप लोगों को पहले बुक से पढ़ना होगा, उसके बाद आप लोग इन पॉइंट को अच्छे से देखिए, फिर उनको एक्सप्लेन करके अपनी लैंग्वेज में बनाकर उसको लिख सकते हैं। लेकिन जो डेट्स है, जो मेन इसमें जो कार्य हुए हैं या जो प्रभाव पड़ा है, वो आप लोगों को इन पॉइंट के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गृह युद्ध। क्रांति के पश्चात रूसी समाज में 3 मुख्य समूह बन गए, बोल्शेविक यानी कि रेड्स, सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स और जार समर्थक यानी कि वाइट्स। इनके मध्य गृह युद्ध शुरू हो गया। ग्रीन्स और वाइट्स को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन से भी समर्थन मिलने लगा क्योंकि ये समाजवादियों से सशंकित थे। यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आप लोग अच्छे से इसको नोट करिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कल हम इसका 3rd चैप्टर के नोट्स देखेंगे और किसी को भी कहीं पे भी अगर डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम NCERT कंप्लीट होने के बाद पहले हम हिस्ट्री कर रहे हैं यहाँ पर, फिर पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइंस और ज्योग्राफी।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स करेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स में आप लोगों का सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत, सेकंड है माजिद हुसैन, थर्ड आपका डी.आर. खुल्लर, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लोगों का नितिन सिंघानिया, सतीश चंद्र हिस्ट्री, ये मेडिएवल हिस्ट्री के लिए है। स्पेक्ट्रम आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, और रामचरण का आप लोगों का एशियंट हिस्ट्री के लिए होगा, और रमेश सिंह आप लोगों का इकोनॉमिक्स के लिए होगा। और दृष्टि आई ऑल जितनी भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज, रीजनिंग, सी सेट में रीजनिंग में आप लोगों को क्लॉक, ब्लड रिलेशनशिप, जितने भी आप लोगों के चैप्टर हैं, आप लोग मुझे जिसको भी जिसमें दिक्कत है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जिसको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आता है वो भी मुझे बताएंगे। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं। अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। आप सबको राधे राधे।